हेलो फ्रेंड्स। तो सीजी आरक्षक भर्ती की जो परीक्षा 14 सितंबर 2025 को हुई थी, उसका मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, लगभग मैथ्स वाला पार्ट, और जो मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट का रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अगेन जैसे कल वाला अप्रोच था, फटाफट देखते जाएंगे। आपको यदि वीडियो थोड़ा सा फास्ट लगे तो आप उसको पॉज करके देख सकते हो, और एक्सप्लेनेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन अच्छा, इसमें मेंटल एबिलिटी से थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे दिया है, अलग अलग पार्ट से कुछ क्वेश्चन जीएस वगैरह के भी। तो एक क्वेश्चन है 51, एक कॉन्फ्रेंस में बोलने से अधिक सुनने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है, इससे विचारों के आदान प्रदान में सुविधा होती है, इससे आपको मदद मिलती है जब आपके बोलने की बारी आती है, सुनना आसान कार्य है, और व्यक्तिगत प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। अब देखो चारों अलग अलग ऑप्शन हैं, इसमें से ऑप्शन ये वाला भी ठीक लग रहा है और ये वाला भी सही लग रहा है। आप यदि दोनों को देखोगे तो, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें चूज करना रहता है। विचारों के आदान प्रदान में सुविधा तो होती है, सुनने से अच्छा श्रोता होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये लग रहा है, यह व्यक्तिगत प्रभावशीलता में वृद्धि करता है, इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, पर्सनल इफेक्टिवनेस। इफ़ यू आर ए गुड लिसनर इट विल इंक्रीज योर पर्सनल इफेक्टिवनेस। तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। पार्शली ये भी सही है, बट ये परफेक्ट आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। और ये दोनों तो सुनना आसान कार्य है, तो कोई ऑप्शन में लग नहीं रहा। और आपको मदद मिलती है जब आपके बोलने की बारी आती है। आप अच्छे यदि श्रोता हैं तो ठीक है, मदद मिलती है, बट ये आप अच्छे वक्ता हैं तो आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेन आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। हाँ, आपका अगला क्वेश्चन है कि एसर्शन रीजन वाला है। एसर्शन ये दिया हुआ है, कथन जो है, अधिक ऊंचाई पर भोजन पकाने के लिए नमक डाला जाता है और अधिक ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है। देखो कथन तो दोनों ही, एसर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर भोजन पकाने के लिए भोजन में नमक डालते हैं, क्योंकि उसका क्वथनांक कम होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए नमक डालते हैं। और अधिक ऊंचाई पर तापमान कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं उसका आपका टेम्परेचर कम होते जाता है। तो सही है, बट ये इसकी व्याख्या नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप नमक डाल के ही खाना पकाओ, आप हो सकता है कुकर में खाना पकाओ, वहाँ पे उसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है। दूसरे और तरीके, उसमें बॉइलिंग कम टेम्परेचर पे बॉयल होने लगता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप नमक डाल के ही अधिक ऊंचाई पर खाना पकाओ। तो ये सही है कि नमक डाल के पका सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। इसलिए ये वाला जो इसका आंसर है, एसर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। हाँ, अगला क्वेश्चन है 53, जब व्यक्ति अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वह एक विशेष प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे डैश कहा जाता है। आजकल जेनजी वाला देख रहे हो, नेपाल वाला प्रोटेस्ट चल रहा है। तो किसी के भी व्यवहार को प्रतिबंधित करोगे, या तो वो बच्चा है या युवा है खास करके, तो क्या होगा, वो प्रतिघात करेगा। सीधा सा इसमें है, मतलब आप किसी को दबाओगे तो वो क्या करेगा, प्रतिघात करने की कोशिश करेगा। सिंपल सा आंसर है, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात करने की कोशिश करेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो। हमेशा एक माइंड में आता है रिटेलिएशन, यानी कि वो प्रतिघात करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54, पेड़ को, फूल को पेड़, पेड़ को लाल, लाल को स्वर्ण और स्वर्ण को श्वेत कहा जाए तो आभूषण किससे बनते हैं। इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा, इसे फोकट का क्वेश्चन, इसे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सीधा सीधा आपको देखना है कि आभूषण किससे बनते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं। आभूषण किससे बनते हैं, हमको पता है कि आभूषण किससे बनते हैं, सोने से बनते हैं। और सोने को यहाँ क्या, स्वर्ण को क्या बोला जा रहा है, श्वेत कहा जा रहा है। हम सीधा ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इस पर दिमाग और टाइम नहीं देना। किस शहर में मेट्रो रेल चलती है, ये सब जीएस का सवाल है, आपको इतना अवेयरनेस आना चाहिए कि कौन कौन से शहर में मेट्रो है। तो दिल्ली तो सबसे पहले, ये तो पता ही है आपको। जयपुर में भी पिंक लाइन के नाम से मेट्रो चलती है, और नागपुर में भी मेट्रो का परिचालन हो रहा है। एक फेज हो चुका है, चालू हो चुका है, दूसरे फेज में काम भी चल रहा है। बिलासपुर में मेट्रो नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है जे, के और एल, यानी कि ये वाला ऑप्शन बी हो गया सही, क्योंकि बिलासपुर के अलावा दिल्ली, जयपुर और नागपुर में मेट्रो है। बिलासपुर में रेल है, रेलवे का मुख्यालय भी है, बट दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी रेलवे पूरी तरीके से गई नहीं, तो अभी तो मेट्रो बहुत दूर की बात है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन हो गया बी। सवाल है, समूह संचार की विशेषताओं पर विचार कीजिए। समूह में संचार मतलब कम्युनिकेशन इन ग्रुप्स, जब आप ग्रुप में होते हैं तो किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। तो उसका क्या है, समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान संभव है। ऑब्वियस ही बात है, आपका जो एक्सचेंजेज ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सचेंजेज ऑफ योर थॉट्स। समूह संचार जन संचार की भांति बिखरे श्रोताओं पर आधारित नहीं होती, ये भी सही है, क्योंकि जन संचार मतलब आप कोई नेता का भाषण सुनने जाते हो तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं, सब कुछ इधर उधर भी ध्यान है। तो बिखरे हुए श्रोताओं की भांति श्रोताओं पर आधारित नहीं होती, ये आधारित होती है पर्टिकुलरली आप समूह में कुछ बात कर रहे हैं तो इसमें पर्टिकुलर फोकस रहता है। तीसरा है, सूचना प्रेषक समूह और श्रोता समूह के हित का एक रूप होता है। बिल्कुल, प्रेषक समूह और श्रोता समूह का हित वहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। तो ये तीनों सही हैं, 1, 2 और 3। चौथा है, श्रोता और संप्रेषक के मध्य स्थानीय निकटता आवश्यक है।
स्थानीय निकटता मतलब वहाँ होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। श्रोता, और आजकल देखो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जूम मीटिंग हो रहा है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही है, तो स्थानीय निकटता की जरूरत नहीं है। आप कई सारे ऐसे ग्रुप्स से जुड़े होंगे, ऐसे कई लोगों से जुड़े होंगे, ऐसे कई कम्युनिटी से जुड़े होंगे जहाँ पर कि आपकी स्थानीय निकटता नहीं है, फिर भी आप उन्हें अच्छे से जान रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है। आपका ऑप्शन हो गया 1, 2 और 3। अभी ऑप्शन में देखते हैं इसके आगे, ये 1, 2, 3 वाला ऑप्शन हो गया आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें तो 3 आकृतियां बनी हुई, एक वृत्त है, एक त्रिभुज है और एक आयत है। तो यहाँ पे बोला कि वृत्त के अंदर नंबर कौन सा है, केवल वृत्त के अंदर का नंबर देखो। वृत्त यहाँ पे है, लेकिन ये त्रिभुज वाला कॉमन हिस्सा है, ये आयत वाला कॉमन हिस्सा है, तो केवल वृत्त के अंदर वाला नंबर ये है 3। तो वृत्त के अंदर वाला नंबर 3 यहाँ पे ए का हो गया 3। उसके बाद वृत्त और त्रिभुज में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में है। तो वृत्त और त्रिभुज देखते हैं, ये त्रिभुज है और ये वृत्त है, इसके अंदर कॉमन कौन सा है बताओ? वृत्त और त्रिभुज में कॉमन कौन सा है? ये हो गया 4। तो वृत्त और त्रिभुज में कॉमन हो गया 4। इसके बाद आयत और त्रिभुज में आगे का देख लेते हैं। उसके बाद आयत और त्रिभुज में उभयनिष्ठ, आयत ये वाला है और त्रिभुज ये वाला है, तो अब बताओ उभयनिष्ठ कौन सा हो गया? 9 हो गया। आयत और त्रिभुज में उभयनिष्ठ हो गया 9, और सभी आकृतियों के अंदर जो बच गया, ऑब्वियस सी बात है। तो ए का तीसरा यहाँ पे आपको दिख रहा है, बी का पहला, ये वाला ऑप्शन। तो यहीं से आपको टिक करना है, आगे बढ़ना है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ही ऑप्शन मिला हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कि आप विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं और आपके सामने छात्र संघ ने शिकायत रखी कि आयोजन परीक्षाओं में अनियमितताएं हो रही है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है, छात्र संघ के प्रतिनिधियों को अनियमितताओं का ठोस साक्ष्य रखने को कहेंगे। तो प्रतिनिधि आप ठोस साक्ष्य कहाँ से ला के देंगे? आप सबसे इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें दिख रहा है कि एक जांच समिति बनाएंगे, एक जांच समिति बनाएंगे जो अनियमितताओं की शिकायत की जांच करे, जो को पारदर्शी तरीके से चीज़ों को सामने ला करके रखे। तो बेस्ट ऑप्शन ये इसमें लग रहा है सी। सवाल है, गार्टनर के ई गवर्नेंस के मॉडल की 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? ई गवर्नेंस मतलब आप गवर्नेंस आप तक पहुंचनी चाहती है डिजिटल माध्यम के थ्रू, तो क्या है? पहला उपस्थिति, इंटरेक्शन, लेन देन और परिवर्तन। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, आप सेम पैटर्न में दे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम पैटर्न में दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रेजेंस जरूरी है, उसके बाद दोनों के बीच इंटरेक्शन होना जरूरी है, तब तो कुछ चीज़ों का के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। और लेन देन, इसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब जो चीज़ें आप करना चाह रहे हो, और उसके बाद इन 3 चीज़ों की वजह से जो चेंजेज आएगा, जो बदलाव आएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसको बोलेंगे परिवर्तन। तो ये सीधा सीधा सेम पैटर्न है, के, एल, एम और एन। तो ये कहाँ पे दिख रहा है? के, एल, एम और एन, ऑप्शन नंबर बी। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा? देखो यहाँ पे श्रृंखला चल रही है ए बी बी डी सी, ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न नहीं चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये देखो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, तो अगला होना चाहिए ई से एफ, यहाँ पे होना चाहिए। एक और सीरीज चल रहा है इसके साथ साथ पैरेलली, बी से डी, एक छोड़ के फिर एफ, फिर एक छोड़ के एच, उसके बाद जे, तो इसके आगे बोला जाएगा तो उसके अगला का नंबर आएगा, बट हमको इसके बाद बोला जा रहा है, तो यानी कि एफ हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन। बहुत साधारण सा सवाल था। अगला सवाल देख लेते हैं, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन है? देखो 18 फरवरी 1997, आपको मैंने कई बार क्लासेस में भी बताया है, एक साल जैसे ही कैलेंडर ईयर बढ़ता है तो उसी डेट में वो दिन बढ़ जाता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो 1997 के बाद जब 1998 में जाएंगे 18 फरवरी को, तो क्या होगा? मंगलवार के बाद आ जाएगा बुधवार, उसके बाद 1999 में जाएंगे तो आ जाएगा गुरुवार, और फिर ये बोला गया 2000, तो 2000 में जैसे हम जाएंगे 18 फरवरी 2000 को हो जाएगा शुक्रवार। अभी देखो 2000 में अभी फरवरी 18 को ही है, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ फ्राइडे होगा, यानी एक दिन बढ़ जाता है, और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 3 दिन बढ़ गए, 97 से 98 गए, 98 से 99, 99 से 2000, तो हमारा आंसर हो गया फ्राइडे। अगेन ये फिजिक्स का क्वेश्चन दे दिया है, समुद्र तल पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और कारण में दिया हुआ है वायुमंडलीय दबाव पानी के क्वथनांक को प्रभावित करता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर जैसे जैसे कम होगा तो ये इफेक्ट होता है, और हमारा जो नॉर्मल सी लेवल है, सी लेवल पे टेम्परेचर हम जो पानी उबालते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, ये भी सही है। और चूंकि वायुमंडलीय दबाव यहाँ पर ज़्यादा है और ऊपर जाने पे प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, तो ये प्रभावित करता है, इसलिए हमारा ये दोनों ही सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए हो गया इसमें। देखो अगला सवाल जो है वो ब्लड रिलेशन का है, इसमें दिया हुआ है एक्स वाई का पति है, ए एक्स की बहन है। जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ वैसे वैसे हम डायग्राम बना लेते हैं। तो एक्स जो है वो पति है इसका वाई का,
ठीक है। इसको मेल फीमेल को प्लस और माइनस से मैं डिनोट कर ले रहा हूँ, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एम एफ जो भी लिखना चाहते हो। ए एक्स की बहन है, तो एक्स की बहन हो गई ए अगेन। डी वाई की बहन है, वाई की बहन हो गई डी। तो डी एक्स से कैसे संबंधित है, डी का एक्स एक्स से कैसे संबंधित है, डी के बारे में पूछा गया। देखो एक्स की पत्नी है और उसकी बहन, यानी पत्नी की बहन कौन हो गई, साली हो गई, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, एल। नॉर्मल सा सवाल था। अच्छा, एक्स डी से कैसे संबंधित है, इसमें ये सवाल यदि पूछा जाता तो क्या होता, एक्स के बारे में पूछा जाता तो क्या होता, डी के लिए एक्स कौन है, जीजा, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, तो ऑप्शन अलग हो जाता। बट यहाँ पे डी के बारे में पूछा गया तो होगी साली, तो एल, केवल एल सही है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ देखो अगला सवाल भी ब्लड रिलेशन से ही है। मोहित ने मोहन का परिचय कराते हुए, परिचय कैसे कराया, उसके पिता की पत्नी। अब देखो ऐसे सवाल को आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। मोहन के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब उसकी माँ, और उसके इकलौते भाई, मम्मी का इकलौता भाई कौन हो गया, मामा, और मामा के बेटे कौन हुए, मामा के बेटे ममेरे भाई, तो सीधा ऑप्शन हो गया डी। और अगला सवाल देख लेते हैं इसी में, संप्रेषण का सही अनुक्रम क्या है। संप्रेषण मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, आपके पास प्रेषक चाहिए जो सेंडर है, और उसके पास कोई कम्युनिकेशन के लिए संदेश होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए। तो अगला हो गया के, एल हो गया, उसके बाद हो गया के, और उसके बाद कहाँ पे आप भेजना चाह रहे हो, तो जो पाने वाला होगा वो हो गया रिसीवर, और उसके बाद पढ़ने वाला यानी कि एन। तो आपका सीक्वेंस क्या हुआ, एल के एम और एन, कौन सा है, ये ऑप्शन हो गया सी, एल के एम और एन। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें चेंज ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आप प्लस को माइनस, माइनस को ऐसे करके चेंजेस किया गया है। तो 18 है, यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन का यहाँ पे क्या मतलब दिया हुआ है, डिवीजन का अर्थ है गुना, तो 18 गुना कर दिए 6। फिर है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे लिख दिए प्लस, उसके बाद 27 एज इट इज, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड कर दिए, और 3 है, उसके बाद इनटू है, इनटू का अर्थ क्या है, इनटू का अर्थ है माइनस इंटू 12, ठीक है। अब देख लो, सबसे पहले क्या करते हैं, बॉड मास में डिवाइड करते हैं, तो 27 डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया यहाँ पे। उसके बाद -12 अपनी जगह पे, 18 गुना 6 कितना होता है, 108, और इसको ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, 18 का 6 से गुना करिए तो 108, और ये आ गया 27 डिवाइडेड बाई 3 9, और ये 12 अपनी जगह पे, 9 - 12 क्या हो गया, -3, 108 में से 3 को घटाएंगे 105 हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल भी देख लेते हैं, कैट को बोला गया है 3120, और डॉग को क्या बोलेंगे। देखो ये तो सीक्वेंस अल्फाबेटिकल सीरीज को ABCD ऐसे 1 2 3 4 आप करोगे, तो सी को बोला गया 3, सी तीसरे नंबर पे आता है, ए पहला है, और टी 20। यदि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम है तो आप इसे लिख लिया करो, ABCD ये लेकर के M तक, और N से लेकर के फिर Z तक, तो ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, ऐसे करके Z जो है वो 26वां लेटर होगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया सी तीसरा, ए पहला, और टी उसी टाइप से डी, डी कौन सा है 4, तो डी का हो गया 4। ओ कौन सा लेटर होगा, MNO, ओ हो गया 15वां, और जी कौन सा लेटर होगा 7वां। 4157 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अगला सवाल फिर से असर्शन रीजन वाला आ गया। असर्शन दिया हुआ है, तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, ये बात सही है। चांदी कुचालक, अच्छा क्यों नहीं किया जाता है, चांदी कुचालक, ये तो गलत है। चांदी जो है वो एक अच्छा सुचालक है, चांदी बहुत हाई जो कंडक्टिंग करते हैं करंट का, बहुत अच्छा सुचालक है चांदी, कुचालक नहीं, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन तार बनाने के लिए फिर भी चांदी का प्रयोग नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है, तार, चांदी महंगा है, उसके लिए तार का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए यूज नहीं करते क्योंकि चांदी कॉस्टली है, इसलिए नहीं कि चांदी कुचालक है। तो हमारा असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। 69 देखो, ये ऊर्ध्वाधर छवि के लिए सही विकल्प, ऊर्ध्वाधर देखो जो वर्टिकल इमेज होता है, ऊर्ध्वाधर किसको बोलते हैं, ये है आपका वर्टिकल, जैसे आप जो मिरर देखते हैं, आप जो आईना देखते हैं वो ऊर्ध्वाधर है, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, जैसे जल वाला प्रतिबिंब जो होता है, जैसे पानी में परछाई देखते हैं, वो है आपका हॉरिजॉन्टल इमेज, ये है आपका वर्टिकल इमेज। तो यहाँ पे यदि आईना रखते हैं तो ये इधर इसकी तस्वीर कैसे बनेगी, देखो ये वाला जो पार्ट है इसको देखते हैं, ये जो एरो है ये तो सीधा ऐसे बना हुआ है, तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस सेम, जो ज़्यादा नज़दीक होगा उसका इमेज उतना ही नज़दीक बनेगा, और जो हिस्सा दूर होगा उसका इमेज उतना ही दूर बनेगा। ये नॉर्मल सा
जो दर्पण का रूल। तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। उसके बाद ये देखो, यहाँ से ये एरो गया हुआ इस तरफ, तो इधर एरो इस तरफ बनना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बाकी हम आगे कंसीडर करेंगे देखने के बाद। ये देखो ये वाला ऑप्शन, और इसमें एरो ऐसा गया हुआ है, और किसी में है देखो ये एरो अपोजिट है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये एरो भी गलत आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। हमें पूरा देखने की जरूरत ही नहीं, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखो अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर के घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। अब 3 सेंटीमीटर का यदि आप वॉल्यूम देखोगे तो 3 गुना 3 गुना 3 और 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो ये कितना बनता है, छोटा वाला 27 बनेगा। देखो 27 क्यूब छोटे छोटे बनाए गए हैं, जैसे आप इमेजिन करो रूबिक क्यूब ऐसा टाइप का। तो छोटे घनों की संख्या 27 है, ये तो करेक्ट है। केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घन जो है वो बीच के, जो साइड में नहीं होते, तो साइड में यदि आप काउंट करोगे तो ये भी करेक्ट है। और भीतरी घनों की संख्या जो चारों तरफ से पैक है, कॉम्पैक्ट है, वो 1 होगा, ये सही है। और मध्य के घनों की गिनती जो साइड में है लेकिन बीच में नहीं है, किनारे पे है, उसका गिनती यदि करोगे तो वो होता है 12। इसके बारे में और डिटेल में जब हम डाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे क्लास में तो मैं बताऊंगा। तो ये मध्य घन की संख्या 12 होगी, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। इसका मतलब जे के और एम सही है। जे के और एम कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तीसरा ऑप्शन आ रहा है। देखो छोटे घनों की संख्या 27 जो कि टोटल क्यूब्स हो जाएंगे। केंद्रीय घनों की संख्या जो कि बीच में होंगे, साइड में नहीं होंगे, वो 6 है। मध्य घनों की संख्या जो साइड में होंगे चारों तरफ से, 4 4 4, तो 4 तिया 12 होना चाहिए, ये 10 दिया हुआ है, ये गलत है। और भीतरी घनों की संख्या 1 है, सेंट्रल क्यूब 1 ही होगा, ये भी सही है। हमारा आंसर हो गया जे के और एम, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन नंबर 71, इसमें अलग से फिर से दिया, प्लस को पाई बोलते हैं, इंटू को हैश बोलते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 है, हैश दिया हुआ है, हैश को क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे दिया हुआ है, इंटू 7। और ट्रेंगल, माइनस को ट्रेंगल माना जब बोला तो यहाँ माइनस ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2 गुना 7 कितना हो गया, 14, 14 माइनस 4 हो गया 10, एक लाइन में आ गया आंसर, 14 माइनस 4 10 हो गया। अब 10 ए का 10वां है, ए का 10वां यानी कि ए का 2, ए का 2 देख लो कहाँ पे है, ये आपको ऑप्शन मिल गया। हमें बाकी चेक करने के लिए और टाइम आपके पास इतना रहता नहीं है कि बाकी आप चेक करके ट्राई करो। जैसे ए का सेकंड मिला, बाकी सारे ऑप्शंस तो अलग अलग हैं, ए का सेकंड और किसी में है नहीं, टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। है आपका कि नीचे बनी आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो देखो सिंगल काउंटिंग करेंगे तो नॉर्मल सा है, सिंगल काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 आ गया। उसके बाद ये वाला काउंट यदि करोगे, ये वाला त्रिभुज ऐसा वाला लोगे तो एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तो 3 हो गया। और उसके बाद फिर ट्रिपल वाला ये ऐसा लेंगे, फिर इधर से ये ऐसा लेंगे, इधर से, तो 3 3 6 और 5 11 हो गया, और एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया, तो हमारा आंसर हो गया टोटल 12 त्रिभुज। देखो अगला सवाल फिर से आपका आ गया, जीएस का, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। तो वेदों का सही क्रम क्या है, सबसे पहले कौन सा वेद आया था बताओ, ऋग्वेद सबसे पहले आया था, ऋचाएं। उसके बाद कौन सा वेद आया था, यजुर्वेद, फिर आ गया सामवेद, और सबसे आखिरी में अथर्ववेद। वेदों के बारे में और जीएस के जब क्लासेस चलेंगी उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो क्रम है ऋग्वेद का वो एम हो गया, उसके बाद यजुर्वेद एल हो गया, के और एम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इससे आसान सवाल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सही क्रम क्या होगा, 5 9 13 21 और 25, तो ओ हो गया, उसके बाद के 13, ओ के एल, उसके बाद क्या आ गया, एम और एन, आ गया आंसर। चलो अगला सवाल फिर से है, संख्याओं का सही क्रम में व्यवस्था। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा दिया गया है और वही क्रम में सजाना है। तो क्या हो गया, 10 सबसे छोटा हो गया, उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद आपका आ गया 26, एल एन एम, कौन सा है, एल एम एन, ये आ गया सीरीज। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है, ना टाइम देना है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, पता ही है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ये आकृति को देखना है आपको, कितनी सरल रेखाएं, कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं। तो जब हम ट्रायंगल का क्लास लेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, बट शॉर्टकट में देखो यहाँ पे स्क्वायर को कैसे काउंट करना है। देखो ये वाला एक पार्ट है ऐसे दिया हुआ है, ये 1 2 3 3 वर्ग हो गए, इधर से 3 वर्ग हो गए, ये वाला पार्ट, तो कितने हो गए, 3 और 3 6, लेकिन इसको 2 बार हमने काउंट कर लिया तो 6 में से 1 माइनस कर लेंगे, 5 हो गया। फिर ये वाला वर्ग देखो एक, और ये वाला, तो 5 और 2 7, तो वर्ग तो 7 हो गए, क्योंकि ये नहीं ले सकते, ये आयत का फॉर्मेट में, तो 7 वर्ग, ये वाला तीनों ऑप्शन आ रहा है। अब ऐसे ही आप सरल रेखाओं की यदि काउंटिंग करेंगे तो सरल रेखाएं कैसे काउंट करेंगे, ये एक सरल रेखा,
ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा, ये सरल, फिर एक ये है, एक ये, ऐसे आप काउंटिंग करेंगे तो हमारा टोटल त्रिभुज सरल रेखाओं और वर्गों को मिलाकर के आपका आंसर आता है 13 सरल रेखाएं, 22 त्रिभुज और 7 वर्ग। जब ट्रायंगल काउंटिंग वाला क्लास और रीजनिंग का क्लास करेंगे तो इसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल हमें ऑप्शन देखना है और बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि इसको सीरीज में डिफाइन करना है। मास्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? ये सामाजिक रिक्वायरमेंट में सबसे पहला आपको भी पता है भोजन वस्त्र आवास होता है, तो ये तो सीधा सा भोजन पहले चाहिए, उसके बाद रोजगार, लोगों की बेसिक जो नीड है, उसके बाद इंसान सोशल होना स्टार्ट होता है, तो इसके बाद आएगी मित्रता, और फिर उसके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस, सुरक्षा का भाव, और फिर आएगी मोरलिटी यानी नैतिकता सबसे आखिरी में आती है। भूखे पेट नैतिकता नहीं आती है, वो कहावत सुने हो ना, भूखे वचन ना होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, यही वाला कहानी है, KLMNO, तो KLMNO ये वाला कहानी हो गया खत्म। ठीक है, अगला अंक कौन सा होगा? देखो सीरीज कैसा बन रहा है, सीधा सीधा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 3 और 5 के बीच का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 4, बढ़ते जा रहा है। देखो 6, 15 और 8 23, 23 और 10 33, 33 और 12 हो गया 45, 45 में 14 को जोड़ेंगे तो 59। अब देखो ये सीरीज कैसे चल रहा है, 2 4 6 8 10 ऐसा बढ़ते जा रहा है, तो 12 14 फिर क्या आना चाहिए 16, इसमें 16 को जोड़ देंगे, 59 में 16 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 59 प्लस 16 आ गया 75। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। आखिरी सवाल है, जनसंपर्क अधिकारियों के कार्यों में क्या शामिल है? तो जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं, जिनको पब्लिक से इंटरेक्ट करना होता है, उनके कार्यों में क्या क्या शामिल होता है? द्विपक्षीय संवाद स्थापित करना, बोथ टू वे कम्युनिकेशन शामिल होता है। ठीक है, ये भी ये करेक्ट है। मतभेदों और संघर्षों को समाप्त करना, ऑब्वियसली मतभेद जो है उसको, संघर्ष को रेक्टिफाई करना है। विभिन्न मुद्दों पर लोगों को जोड़ना, ये भी करेक्ट है। और राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी देना, जो अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं और जो नेशनल अफेयर्स हैं उसके बारे में उनको जानकारी देना। तो चारों ही सही हैं। सही विकल्प चारों किस में आ रहा है? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे ख्याल से ये सारा बहुत इजी सवाल था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली ये सब सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस थे। और कुछ चीज़ों को थोड़ा सा घुमाया गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट थे जिसमें कि कोई आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीरीज भी सीक्वेंस भी सेम था। तो आई होप कि आपने अच्छा किया होगा एग्जाम में। बाकी आप अपना स्कोर शेयर करना।